हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज दैट डील्स विद क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस सिविक्स। ठीक है, इसके अंदर हम सिविक्स के चैप्टर्स को कवर करेंगे। 5 चैप्टर्स हैं करंटली सिविक्स में क्लास 9th के लिए। तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, ये कवर किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो फर्स्टली इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी में क्या होता है। हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आपके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि जिस कंट्री में आप रह रहे हो उसी में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो कंट्री को लीड करेंगे लीडर्स, रूलर्स, उन्हें इलेक्ट किया जाता है आम जनता के द्वारा, जैसे कि इंडिया में होता है। अब इंडिया में डायरेक्टली तो लोग जो है इलेक्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह को, जो कि लीडर रहते हैं कंट्री के, बट वो किसी एक पार्टी को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, राइट। तो उस टाइम पे किसी एक पार्टी को, अलग अलग पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, बहुत सारी होती हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस में। तो लोग जो है वोटिंग दे के अपने अपने एरियाज में से, अपनी अपनी स्टेट में से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी पार्टी को जिताना है। जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी ओवर द ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो जो है सत्ता में आ जाती है। और फिर वो एग्रीगेटली डिसाइड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अदर मिनिस्टर्स कौन बनेंगे, स्टेट के सीएम कौन बनेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हमने देख ली, जिसमें लोग जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शंस के द्वारा सरकार को चूज करने। बट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं म्यांमार का। जो मैंने आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताया, अब उससे उल्टा होगा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। यहाँ पे लोगों के पास कोई अधिकार नहीं होगा अपनी सरकार या फिर अपने रूलर, अपने लीडर्स को चूज करने का। म्यांमार में क्या है, म्यांमार में आर्मी कंट्रोलर का रूल है। आर्मी का जो चीफ है वो कंट्रोल करता है, वही जो है रूलर है, लीडर है गवर्नमेंट का। ठीक है। उसको जो है लोग डायरेक्टली चूज नहीं करते। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में क्या है, वहां पे जो रॉयल फैमिली है उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो राज करते हैं, रूल करते हैं। आपस में ही वो सिलेक्ट करते हैं कि हम में से कौन बनेगा लीडर। ठीक है। और खुद बन जाते हैं। इस सिस्टम को कहा जाता था मोनार्की। इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे सिस्टम रहते हैं, जैसे कि अगर आप प्रीवियसली पास्ट में देखो, हिस्ट्री में आपने देखा होगा, इन जर्मनी डिक्टेटरशिप चलती थी हिटलर की। वैसे ही मोनार्की में जो है राजा रानी जो है उनका राज चलता है, रॉयल फैमिलीज जो है वो रूल करती हैं कंट्रीज को। कुछ कंट्रीज में आर्मी जो है उनका राज चलता है। ठीक है, आर्मी कंट्रोलर रहते हैं। तो ऐसी फॉर्म जो है वो कहलाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसपे क्या आम जनता के पास कोई भी अधिकार नहीं रहता लीडर को चूज करने का। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब कुछ एक क्वेश्चंस अराइज होते हैं बिफोर डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो है, हु आर रूलर्स। लीडर्स, रूलर कौन होगा डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो जो भी इलेक्ट किया जाएगा आम जनता के द्वारा, वी द पीपल के द्वारा, वो कहलाएगा रूलर या फिर लीडर ऑफ दैट कंट्री इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक कंट्री में जब इलेक्शन होंगे तो वो किस तरीके के होंगे, किस तरीके के होंगे बताइए। फ्री होंगे, फेयर होंगे, सबको जो है इक्वालिटी होगी अपना वोट देने का। ऐसा नहीं किया जाएगा कि किसी के सेक्स या फिर उसके रंग, उसकी जाति के आधार पर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर एक नागरिक को जो कि एलिजिबल होगा एज पर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसको वोटिंग करने का अधिकार होगा। हु कैन इलेक्ट और बी इलेक्टेड। अब कौन जो है वो इलेक्ट करेगा गवर्नमेंट को, और कौन इलेक्ट होगा। तो पीपल जो है ऑब्वियसली वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके, वोटिंग करके चूज करेंगे अपने लीडर को। और लीडर कहाँ से होगा, नॉर्मल पीपल में से ही। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किस तरीके की फॉर्म है गवर्नमेंट की, जिसमें पावर जो है, फुल पावर जो है वो लाई करती है विद पीपल। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे वोट देते हैं, किसे वो बनाते हैं अपना लीडर। लोगों के ऊपर ही है। अगर लीडर अच्छा निकला तब भी ओके है, अगर लीडर जो है बाद में काम नहीं कर रहा, अच्छा नहीं है, वो भी लोगों के ऊपर ही है। क्योंकि लोगों ने खुद जो है चूज किया है उस लीडर को अमंग फ्रॉम देमसेल्व्स, कि वो हमारे ऊपर रूल करे। करेक्ट। तो इसके आधार पर फीचर्स क्या क्या बन गए हमारे पास डेमोक्रेसी के। फर्स्ट इज इक्वालिटी, ये जो मैंने आपके इलेक्शन के पॉइंट में बताया।
जुडिशियल इंडिपेंडेंस, करेक्ट, फ्री इलेक्शन ऊपर कवर किए, मेजोरिटी रूल, पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उसका जो ट्रांजिशन होगा 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट बनेगी वो पीसफुली होगा, लिमिटेड गवर्नमेंट, इंडिविजुअल फ्रीडम, हर एक जो पीपल है आम जनता है उसके पास फ्रीडम रहेगी कि वो अपने तरीके से लीडर को चूज कर सके, एंड पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है, करेक्ट। ये सारे फीचर्स आगे इन्हीं को डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में हम कि क्या क्या है ये, किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं। चलिए इसके ऊपर फटाफट से केस स्टडी कर लेते हैं जो आपके चैप्टर में दी गई है बुक के अंदर। केस स्टडी में पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है पाकिस्तान, उसका एग्जाम्पल दिया गया है। पाकिस्तान में एक लीडर हुआ करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ, राइट। अक्टूबर 1999 में वो लीडर थे मिलिट्री के, बट 1999 में उन्होंने मिलिट्री से हटके डिक्लेयर कर दिया अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव, तख्ता पलट करके, करेक्ट। 2002 में उन्हें लगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव इनफ नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव से चेंज करके अपनी डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दी। इसी के साथ उनका जो टर्म पीरियड था रूल करने का ऑन पाकिस्तान वो भी एक्सटेंड हो गया 5 ईयर्स के लिए, करेक्ट। अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया, पास किया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। इसके दौरान क्या हुआ, जो पावर थी टू डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, ये अपने पास उन्होंने ले ली। जो भी प्रोविंस असेंबलीज थी, नेशनल असेंबलीज थी, उनको डिसमिस कर सकते थे वो। अब इस सारे जो पैराग्राफ है इससे क्या पता चलता है कि एक परवेज मुशर्रफ नाम का इंसान था, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव मिलिट्री का लीडर था, आर्मी कंट्रोलर था आप कह सकते हो। उन्होंने धीरे धीरे अपनी डेजिग्नेशन को चेंज करते करते जो पाकिस्तान की पूरी सत्ता थी, राइट, उसको अपने हाथ में ले लिया। अब क्या हुआ, नॉर्मल पीपल के पास तो किसी भी तरीके की पावर नहीं रही, उन्होंने थोड़ी ना इलेक्ट किया था परवेज मुशर्रफ को टू बिकम देयर लीडर। तो एक तरीके से ये नॉन डेमोक्रेसी हो गई, पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री था। ऑल द पावर लाइज विद मुशर्रफ एंड आर्मी, आर्मी के जो लीडर्स थे प्लस जनरल परवेज मुशर्रफ के पास सारी की सारी पावर थी, वही कार्यभार चला रहे थे पाकिस्तान का। नेक्स्ट देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में। इसकी केस स्टडी है चाइना की। चाइना में सबसे पहले आप देख लीजिए सिंगल पार्टी रूल था, जो हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी उसके लिए। इलेक्शन होते हैं चाइना में एवरी 5 ईयर्स फॉर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस इन चाइना। 5 साल में इलेक्शन होंगे, करेक्ट। अब जो नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस है ये अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। इसके अलावा 3000 मेंबर्स और को। कैंडिडेट मस्ट हैव चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल, जिन भी मेंबर्स को ऐड किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर या फिर प्रेसिडेंट जो है उनको इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट या फिर उनका मेंबर बनने से पहले एक पर्टिकुलर पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता था। अब ये कौन थी पार्टी, नाउ दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, अब आपको क्या पता चल रहा है इससे, ये एक पर्टिकुलर पार्टी है जिस तरीके से इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज हैं बीजेपी कांग्रेस, वैसे ही चाइना में ये है। इसी के हाथों में सारी की सारी पावर लाई करेगी कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, उनके पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन कौन से होंगे, क्योंकि इन्हीं का अप्रूवल चाहिए होता है सब कुछ बनने के लिए। तो ये पर्टिकुलर पार्टी बनाती थी गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी नॉन डेमोक्रेसी चल रही थी उस टाइम पे। थर्ड केस है हमारे पास मेक्सिको का। मेक्सिको में सिंस 1930 इलेक्शन एवरी 6 ईयर्स होते थे पार्लियामेंट के लिए, करेक्ट। अंटिल 2000 तक क्या हुआ कि एक ही पार्टी जो थी वो विनर बनती थी, उसी का राज चलता था। कौन सी पार्टी, पीआरआई, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी मेक्सिको के अंदर, यही जीतती थी। भाई क्यों जीतती थी ये, और कोई पार्टी नहीं थी क्या वहां पे जो मतलब जीत सकती थी। तो ये पार्टी क्या क्या करती थी, कैंपेन स्पेंडिंग करती थी। कैंपेन स्पेंडिंग का मतलब ये है कि अपनी एडवर्टीजमेंट करना इलेक्शन से पहले, जैसे कि नॉर्मली आप इंडिया में भी दे सकते हो, पोस्टर्स लगते हैं इलेक्शन से पहले, ठीक है, रैलियां निकाली जाती हैं। तो कैंपेन्स के ऊपर स्पेंड करती थी बहुत ज़्यादा ये। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रेशर था इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन मैनिपुलेशन की जाती थी। इलेक्शन मैनिपुलेशन किस किस तरीके से की जाएगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, मैं आपको थोड़े से एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि लोगों को पैसे दे के खरीद लेना, 500-500 दे दिए सभी को कि आप हमें वोट दीजिए, या फिर और भी बहुत सारे तरीके से होते हैं जिसमें इलेक्शन मैनिपुलेट करके लोगों के वोट जो है, वोट बैंक जो है अपनी तरफ कर लिया जाता है। इसके अलावा पोलिंग बूथ इश्यूज भी रहते हैं।
जो मशीन्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स इन इलेक्शंस, उनको किसी तरीके से चेंज कर देना या फिर उनको मेल फंक्शन कर देना, ताकि वो एक पर्टिकुलर पार्टी जो है उसी को जिताएँ, उसी की तरफ जो है वोट्स को ज़्यादा कर दें, ठीक है? पोलिंग बूथ इश्यूज़, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे एक ही पर्सन जो है वो बार-बार वोटिंग कर रहा है किसी एक पार्टी के लिए, ऐसा भी होता था पहले। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्हें इम्प्रूव कर दिया गया है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, अब ऐसा नहीं होता। तो ये सारे इश्यूज़ इश्यूज़ नहीं कह सकते, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनका यूज़ करके मेक्सिको में ये पर्टिकुलर पीआरआई पार्टी जो थी, वो जीत जाती थी हमेशा। तो यहाँ पे भी मैनिपुलेशन करके जो है डेमोक्रेसी जो है उसे हटाया जाता था और एक ही पार्टी की डिक्टेटरशिप चलती थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशंस बता दी, डेमोक्रेसी क्या है, इसके अलावा नॉन डेमोक्रेसी क्या है, और केस स्टडी की हमने 3 कंट्रीज़ की, फीचर्स देखे डेमोक्रेसी के क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। तो तब तक के लिए आप इन्हें स्टडी कीजिए, क्योंकि ये रिवीजन नोट्स हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, मैं बस आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। अगर आपको ये अच्छे लगे हों, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।